दिया जाए। वह चिलचिलाती धूप में या तेज बारिश में गेट पर खड़ा इंतजार करता, जब तक सनाया का कोई कर्मचारी आकर उससे टिफिन ले नहीं जाता। कई बार सनाया जानबूझकर उसे घंटों इंतजार करवाती और फिर फोन करके कह देती कि उसे टिफिन नहीं चाहिए, वह बाहर से ऑर्डर कर रही है। यह सब देखकर दूसरे गार्ड भी उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। समीर की जिंदगी एक ऐसे कुएं की तरह हो गई थी जिसमें चारों तरफ से अपमान और नफरत के पत्थर फेंके जा रहे थे और वह बस चुपचाप उन पत्थरों की चोट सहता जा रहा था। उसे इंतजार था उस एक दिन का जब यह परीक्षा खत्म होगी और वह अपनी असली पहचान के साथ सूरज की तरह चमकेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उस दिन से पहले उसे अभी अपमान की आग में और जलना था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। समीर के लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता। शर्मा विला की चारदीवारी में उसका अस्तित्व एक परछाई जैसा हो गया था, एक ऐसी परछाई जिसे हर कोई ठोकर मारना अपना हक समझता था। उसकी दिनचर्या अब तय हो चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर सनाया का लंच तैयार करना। इस दौरान कविता जी की कड़वी बातें किसी जहरीले संगीत की तरह उसके कानों में पड़ती रहती थीं। हाथ जरा जल्दी चलाओ, महारानी की तरह काम करोगे तो ऑफिस कौन जाएगा? देखो तो जरा सा काम क्या कर लिया, चेहरे पर 12 बज गए, नाजुक हो बड़े। समीर ने इन बातों को अनसुना करना सीख लिया था। वह अपना काम करता और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। मिस्टर शर्मा ये सब देखते, लेकिन अपनी बीवी और बेटी के आगे उनकी एक न चलती। वह समीर से हमदर्दी रखते थे। कभी कभी अकेले में उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटा सब ठीक हो जाएगा। सनाया अभी ना समझ है, लेकिन उनके ये शब्द समीर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी थे। अपमान का सबसे कड़वा घूंट उसे तब पीना पड़ता जब घर में मेहमान आते। उसे साफ तौर पर कह दिया जाता कि वह मेहमानों के सामने ना आए और अगर आना भी पड़े तो खुद को घर का नौकर बताए। एक बार सनाया की कुछ सहेलियां घर आई हुई थीं। वे सब लिविंग रूम में बैठकर गपशप कर रही थीं। समीर किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रहा था। जब वह ट्रे लेकर बाहर आया तो सनाया की एक सहेली ने पूछा, सनाया ये नया नौकर रखा है क्या? काफी हैंडसम है। इससे पहले कि समीर कुछ कहता, सनाया हंसते हुए बोली, हां बस ऐसे ही है, गांव से आया है, काम वाम ठीक कर लेता है। यह सुनकर समीर का खून खौल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आग की एक लपट सी उठी, लेकिन उसने तुरंत खुद पर काबू पा लिया। वह चुपचाप सबको नाश्ता परोसकर वापस किचन में चला गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका धैर्य अब जवाब देने लगा है। सनाया का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी क्रूर होता जा रहा था। वह अक्सर अपने बिजनेस पार्टनर रोहन मेहरा से फोन पर घंटों बातें करती। रोहन एक चालाक और मौकाप्रस्त इंसान था, जिसकी नजर सनाया की दौलत और खूबसूरती दोनों पर थी। सनाया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुकी थी और उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। रोहन कितना स्मार्ट है, कितना चार्मिंग है, उसे पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, वह अक्सर अपनी मां से कहती और फिर समीर की तरफ एक घृणा भरी नजर डालकर कहती, और एक ये है जिसे बात करने तक की तमीज नहीं, किस्मत भी कहां से कहां पटक देती है। समीर यह सब सुनता और समझता था। उसे रोहन के इरादे नेक नहीं लगते थे। उसने एक दो बार दबी जुबान में सनाया को समझाने की कोशिश भी की, सनाया बिजनेस में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी यह सलाह सनाया के अहंकार पर चोट कर गई। वह उस पर बरस पड़ी, तुम मुझे सिखाओगे बिजनेस करना? तुम एक मामूली गार्ड, अपनी औकात देखी है आईने में? जो काम तुम्हें दिया गया है सिर्फ वही करो, मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। समीर के लिए सबसे मुश्किल पल वो होते थे जब वह रात में थक हार कर अपने स्टोर रूम में सोने जाता था। अकेलापन और अपमान की भावना उसे घेर लेती थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता, अपने दोस्तों को, अपने पिता के प्यार को, उस सम्मान को जो उसे हर जगह मिलता था। कभी कभी उसका मन करता कि वह सब कुछ छोड़कर वापस चला जाए